नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खबरों की खबर हो या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे हमारे तमाम जनता रिपोर्टर। आजादी के बाद देश का सबसे बड़ा आंदोलन यानी किसान आंदोलन अपने अंतिम पड़ाव पर है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 साल से चले आ रहे इस आंदोलन को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है और 11 दिसंबर से किसान अपने घरों की ओर लौटना शुरू हो जाएंगे। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए सरकार को अल्टीमेटम भी दिया कि सरकार अगर उनकी मांगे नहीं मानती तो किसान एक बार फिर से दोबारा से धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। वही किसान आंदोलन के खत्म होने से जहां मोदी सरकार को बड़ी राहत मिलेगी, तो वही चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के हाथों से एक बड़ा मुद्दा छिन जाएगा। तो दिल्ली बॉर्डर पर करीब 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन अब खत्म होने की कगार पर है, जिसको खत्म होने का ऐलान भी कर दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन को सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया है और यह ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने मीटिंग की, क्योंकि सरकार की तरफ से एक लेटर संयुक्त किसान मोर्चा को सौंपा गया, जिनमें जो 5 मुख्य बिंदु थे उन पर सरकार ने सहमति जताई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि दिल्ली बॉर्डर से किसान 11 दिसंबर को अपने घरों की ओर लौटना शुरू करेंगे। उसके बाद 13 दिसंबर को अमृतसर में हरमंदिर साहिब पर मत्था टेकेंगे। 15 दिसंबर वो तारीख जब पंजाब के टोल प्लाजा पर डटे हुए किसान भी हट जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि आंदोलन सस्पेंड हो रहा है। हर महीने इन तमाम बिंदुओं पर स्थिति की समीक्षा लगातार होती रहेगी। साथ ही 15 जनवरी वो तारीख जब यह कहा गया है कि 15 जनवरी को समीक्षा बैठक भी संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। जिन मुद्दों पर बात हुई, जिन मुद्दों पर सहमति को लेकर यह आंदोलन खत्म हुआ, क्या वो मुद्दे पूरी तरह से हल हुए हैं? हालांकि आंदोलन वापसी के ऐलान के बाद किसानों में इस बात की खुशी भी है कि पिछले बार की तरह इस बार भी उन्हें ठंड में टेंटों में रातों को नहीं गुजारना पड़ेगा। किसान आंदोलन का स्थगित होना एक तरफ जहां केंद्र सरकार के लिए बेहद राहत की बात है, तो वहीं चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के हाथ से एक बहुत बड़ा मुद्दा छिन गया है, क्योंकि विपक्ष लगातार किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर हमलावर रहता था और अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की नोटिफिकेशन जारी हो उससे ठीक पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने यह ऐलान किया कि वो अपना आंदोलन वापस ले रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने करीब 14 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ये फैसला काफी बैठकों के बाद हुआ है। साथ ही बता दें आपको, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत कई जगहों से 11 दिसंबर से किसान घर वापसी होना शुरू कर देंगे। साथ ही किसानों ने टेंट उखाड़ना और ट्रकों में सामान रखना शुरू कर दिया है। तो दिल्ली की सीमाओं पर करीब 14 महीनों से डटे किसानों ने आंदोलन को अब खत्म करने का ऐलान कर दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया, 11 दिसंबर वो तारीख जब सिंघू बॉर्डर समेत कई जगहों से किसान घर वापसी करना शुरू कर देंगे। हालांकि कई जगह पर ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जहां पर किसान जो है वो बॉर्डरों से अपना सामान पैक करते हुए नजर आए। सिंघू बॉर्डर का माहौल भी किसान की वापसी का संकेत दे चुका है। जैसा कि हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, किसानों ने टेंट हटाने शुरू कर दिए हैं और लंगद आदि का सामान भी गाड़ियों में रखना शुरू कर दिया है। और इन तस्वीरों से अभी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत जल्द सभी बॉर्डर खाली हो जाएंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात पर पूरी तरह से स्पष्टीकरण दे दिया, या फिर यह कहा जाए कि औपचारिक ऐलान कर दिया आंदोलन वापसी का। और यह कहा गया 11 दिसंबर वो तारीख जब इस आंदोलन की वापसी होना शुरू हो जाएगा। साथ ही किसान संगठनों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि सरकार ने उनकी सभी मांगे मांग ली हैं, क्योंकि मुख्य रूप से 3 कृषि कानून जिसको लेकर लगातार विरोध हो रहा था, अब इन 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद 5 ऐसे बिंदु थे जिन पर संयुक्त किसान मोर्चा और सरकार के बीच डेडलॉक की स्थिति बनी थी। 5 लोगों का गठन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से टेबल टू टेबल बातचीत हुई और जिसके बाद सरकार ने 5 मांगों पर सहमति बनाई और जिसका नतीजा यही कि आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होती है और उस बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ऐलान या अपील की जाती है कि आज
वो जीत कर यहां से जा रहे हैं और वो अपना आंदोलन वापस ले रहे हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में हुए सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। दिल्ली में सीडीएस बिपिन रावत के आवास पर मंत्री और अधिकारी पहुंच रहे हैं और सीडीएस रावत के परिजनों को संवेदनाएं दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सीडीएस बिपिन रावत के आवास पर पहुंचे और परिजनों को संवेदनाएं दी। वहीं सेना प्रमुख MM नरवणे और नौसेना प्रमुख R हरिकुमार भी सीडीएस रावत के आवास पर पहुंचे और सीडीएस रावत के परिजनों को संवेदनाएं दी। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में सीडीएस विपिन रावत का निधन हो गया। सीडीएस विपिन रावत के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। दिल्ली में सीडीएस विपिन रावत के आवास पर परिजनों को संवेदनाएं देने वालों का तांता लग गया। मंत्री और अधिकारी सीडीएस रावत के आवास पर पहुंच रहे हैं और सीडीएस रावत के परिजनों को संवेदनाएं दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सीडीएस के आवास पहुंचे और परिजनों को संवेदनाएं दी। तो वहीं सेना प्रमुख MM नरवणे और नौसेना प्रमुख R हरिकुमार ने भी सीडीएस रावत के परिजनों से मिलकर उन्हें संवेदनाएं दी। सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर शुक्रवार को अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर रखा जाएगा और तमाम लोग सीडीएस विपिन रावत के अंतिम दर्शन करेंगे। आपको दरअसल ये भी बता दें कि कल तमिलनाडु के किन्नौर में हुआ यह हादसा, हेलीकॉप्टर क्रैश, जिसमें हमारे 13 जवान शहीद हुए, जिनमें सीडीएस विपिन रावत का भी नाम शामिल है। दरअसल सीडीएस विपिन रावत 13 अन्य लोगों के साथ तमिलनाडु में एक जगह पर सेमिनार का उद्घाटन करने जा रहे थे, सेमिनार को संबोधित करने जा रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि जहां पर हेलीकॉप्टर को लैंड करना था उससे ठीक 10 किलोमीटर पहले यह हादसा हुआ और यह हादसा बताया जा रहा है कि मौसम खराब हुआ, जिसके चलते विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो गई और जिस दौरान यह हादसा हुआ जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई, जिनमें सीडीएस विपिन रावत भी शामिल हैं। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद से ही देश भर में माहौल गमगीन है। इसके बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना को लेकर बयान दिया। इसके बाद दोनों ही सदनों में मौन रख दिवंगत आत्माओं को याद किया गया। लंबे समय से धरना कर रहे विपक्ष ने भी आज प्रदर्शन न करने का फैसला लिया। बता दें कि घटना के मामले में सरकार की ओर से जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को संसद को यह बताया कि तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे की जांच एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में तीनों सेनाओं के एक दल ने अब शुरू कर दी है। इस हादसे में देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष विपिन रावत सहित 13 लोगों की मौत हुई है। रक्षा मंत्री दिवंगत सैन्यकर्मियों को अपनी और पूरे देश की तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए नजर आए। दोनों सदनों में दिवंगत सैन्यकर्मियों के सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जनरल रावत के असमय निधन पर दुख जताते हुए कहा कि देश ने अपना एक कुशल योद्धा खो दिया है। राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने जनरल रावत को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें असाधारण सैन्य लीडर बताया। साथ ही आपको बता दें, विपिन रावत की मौत के बाद लगातार पूरे देश में शोक का माहौल है और इसी के मद्देनजर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो दोनों सदनों में पहुंचे, राज्यसभा और लोकसभा, जहां पर उन्होंने पूरी जानकारी दी। कल हुए इस हादसे के बारे में उन्होंने पूरा बताया कि हमने किन किन जवानों को खोया है। सीडीएस विपिन रावत के अलावा उस हेलीकॉप्टर में और कौन कौन मौजूद था। साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और बहुत जल्द ये बताया जाएगा कि ये हादसा आखिर क्यों हुआ। हालांकि अभी तक ये बताया जा रहा है, जो एक वीडियो हेलीकॉप्टर क्रैश से ठीक कुछ सेकंड पहले का सामने आया है, उसमें देखा जा सकता है कि एक हेलीकॉप्टर जिसमें ये लोग सवार थे, वो हेलीकॉप्टर धुंध में खो जाता है और जिसके बाद ये हादसा होता है। हालांकि रक्षा मंत्री ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया सदन के पटल से कि इस पूरे मामले की वो जांच करेंगे और बहुत जल्द इस पूरी घटना के कारणों का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा कि क्या कुछ वजह रही इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के पीछे की। देश में कोरोना वायरस का कहर खत्म नहीं हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस के नए वेरिएंट
ओमिक्रॉन ने लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। तमाम विशेषज्ञों का कहना है कि फरवरी तक इस नए वेरिएंट की तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में वैक्सीनेशन की स्पीड पर भी जोर दिया जा रहा है। ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में 12 लाख से ज्यादा लोगों की सैंपल टेस्टिंग हो चुकी है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 9,419 लोग नए संक्रमित पाए गए हैं। तो देश में कोरोना वायरस का कहर खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन एक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अब लोगों में दहशत पैदा कर दी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,419 केस मिले, तो वहीं 8,251 यह आंकड़ा ठीक होने वालों का है। लेकिन ओमिक्रॉन के केस भी देश में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। अब तक देश में ओमिक्रॉन के भी 25 से ज्यादा केस हो चुके हैं और इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। लेकिन ये नए वेरिएंट कोरोना के पुराने वेरिएंट से ज्यादा घातक है। बताया ये भी जा रहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत तेजी के साथ संक्रामक हो सकता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वायरस कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो बहुत तेजी के साथ देश में फैल रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती ये जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर, क्योंकि देश में एक आंकड़ा ये कहता है 0.2% जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रतिशतता हमारे देश के अंदर है, जो एक बड़ी चुनौती जरूर है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ही हम ये पता लगा सकते हैं कि वायरस जो म्यूटेट होकर नया रूप ले चुका है, यानी कि ओमिक्रॉन का रूप ले चुका है, वो आखिर कहां तक पहुंचा है, उसका प्रसार देश भर के अंदर कहां तक हुआ है, ताकि ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के जरिए हम कोरोना के इस नए वेरिएंट पर काबू पा सके। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का विधिवत आगाज हुआ। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे। ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में चल रहे हवन में पूर्ण आहुति और ब्रह्म सरोवर के पूजन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, खेल मंत्री संदीप सिंह भी उनके साथ थे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस मौके पर हरियाणा प्रदर्शनी सरस मेले का भी अवलोकन किया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के मौके पर सेमिनार में भी शिरकत की। राजधानी दिल्ली के रोनी कोर्ट के अंदर आज सुबह 102 नंबर कोर्ट रूम के अंदर जो है ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है ब्लास्ट टिफिन के अंदर हुआ है और इस ब्लास्ट के होते ही पुलिस तुरंत जो है मौके पर पहुंच जाती है और साथ में एफएसएल टीम को भी बुलाती है। एनएसजी के कमांडो मौके पर पहुंचते हैं, तमाम बड़े अधिकारी पहुंच जाते हैं और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि टिफिन किसने रखा था, उसमें क्या केमिकल पदार्थ रखा था। इस ब्लास्ट में जो है एक नायब कोर्ट और एक कर्मचारी को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल पूरी जाँच पुलिस कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है आखिर पूरा मामला है क्या। 3 कृषि कानून के विरोध में लगभग 1 साल से गाजीपुर यूपी गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के लिए एक खुशी की खबर है, जहां सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मीटिंग करने के बाद सभी जो मांगे सरकार को दी थी, उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा ने वो कहीं ना कहीं मान ली गई हैं। और इसी की वजह से संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से वार्ता करने के बाद वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए इस धरने को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 11 तारीख से पहले सभी किसान आंदोलन स्थल को छोड़कर अपने घर रवाना हो जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ राकेश टिकैत ने कहा है कि ये जो इतनी भी मांगे सरकार द्वारा मांगी गई हैं, इसका श्रेय सारा 750 किसान जो शहीद हुए हैं उन्हीं को जाता है। वहीं अगर बात की जाए तो किसान जितने भी गाजीपुर यूपी गेट पर मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं खुश हैं, क्योंकि वो अब 1 साल बाद अपने घर वापस जा सकते हैं। वहीं राकेश टिकैत का पूरा परिवार, उनकी बहनें, उनकी धर्मपत्नी और उनके बच्चे गाजीपुर यूपी गेट पर मौजूद हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अब किसान जो है जिनकी मांगे मानी गई हैं वो अब घर पर गर्व के साथ अपने घर जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं जितने भी किसान घर वापस लौटेंगे उनको वापस लौटने पर एक जश्न का माहौल गांव के अंदर मनाया जा रहा है और गुड़ खिलाकर सबको घर में बुलाया जाएगा, प्रवेश किया जाएगा और सभी लोग कहीं ना कहीं किसान जो हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है कि 1 साल का किसान जो धरना स्थल पर बैठा हुआ था उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ी जीत मानी जा रही है। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर अब किसानों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है, जहां
बॉर्डर पर लगातार लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। कच्चे पक्के मकान जो है यहाँ पर बनाए गए थे, तो अब उसे उखाड़ना शुरू कर दिया है। किसानों द्वारा अपने सामान को ट्रकों में लोड शुरू करना कर दिया है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो संयुक्त किसान मोर्चा के अंतिम निर्णय का भी इंतजार यहाँ पर किसान कर रहे हैं। किसानों का यही कहना है कि जब तक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक पक्का बयान जो है रिलीज नहीं होता, तब तक किसान बॉर्डर पर ही रुके रहेंगे। हालांकि तस्वीरें ये भी बयान कर रही हैं कि किसानों द्वारा सामान जो है वो जरूर इकट्ठा कर लिया गया है, ट्रकों में लोड कर लिया गया है, लेकिन किसानों की तरफ से खुशियां जरूर मनाई जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। और पंजाब हरियाणा में जो है एक फतेह यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। दूसरा, यहाँ पंजाब में जो है दीपावली जैसा पर्व जो है वो मनाया जाएगा। खट्टी मीठी यादों के साथ, गम और खुशी की यादों के साथ किसान आंदोलन अब खत्म हो गया है, या यूं कहें स्थगित हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंधु बॉर्डर से जैसे ही ऐलान किया कि अब 11 तारीख को एक लाइन में एक साथ दिल्ली के मोर्चे छोड़ने हैं, तो टीकरी बॉर्डर पर किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। किसानों ने टीकरी बॉर्डर की स्टेज जहां पर लगती है वहां नाचते हुए खुशियां मनाई और कहा कि अब ये स्टेज कल से नहीं लगेगी। किसानों ने अपने टेंट समेटने शुरू कर दिए हैं। कुछ किसान आज भी जा रहे हैं, कुछ किसान कल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर किसान दिल्ली के मोर्चों को 11 तारीख को एक साथ छोड़ेंगे। टीकरी बॉर्डर जो कमेटी है उसने इस आंदोलन में सहयोग करने वाले स्थानीय लोगों का स्वागत और धन्यवाद भी किया है। किसानों का कहना है कि जीत हुई है, लेकिन एमएसपी पर लड़ाई अभी बाकी है। एमएसपी की कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, अगर किसानों के हक में नहीं हुई तो किसान फिर से आंदोलन करेंगे और फिर से एक बार जीतकर अनुशासित तरीके से आंदोलन चलाते हुए किसान भाईचारा, एकता जिंदाबाद कहते हुए दिल्ली के मोर्चों पर आ डटेंगे। चरखी दादरी जिले के गांव खातीवास के ग्रामीण 152D कॉरिडोर में अधिकृत जमीन का मुआवजा बढ़वाने को लेकर पिछले काफी समय से धरना दिए हुए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि अधिकृत जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए। इसी को लेकर गांव में 4 किलोमीटर एरिया में 152D कॉरिडोर का निर्माण कार्य नहीं होने दिया है। इसको लेकर प्रशासन ने 2-3 बार ग्रामीणों से बातचीत भी कर चुका है, लेकिन सहमति नहीं बनी। आज भारी प्रशासनिक अमला कई जिलों की पुलिस के साथ गांव खातीवास पहुंचा और पूरे गांव की घेराबंदी कर दी और निर्माण कार्य शुरू किया। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने प्रशासन के साथ उलझने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें राउंड अप कर लिया। पुलिस अधीक्षक दीपक गहलोत से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 152D कॉरिडोर का निर्माण कार्य 90% हो चुका है और ग्रामीणों के विरोध के चलते 4 किलोमीटर एरिया में यह कार्य रुका हुआ था और आज इसी को लेकर यह कार्रवाई की गई है। सीएम जयराम ठाकुर ने एक बार फिर से मंडी को बहुत बड़ी सौगात दी है। लंबे अरसे से मंडी वासियों का सपना था कि यहां पर हेली टैक्सी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। मंडी के लोगों का सपना आज सीएम जयराम ठाकुर ने पूरा कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में आज से हेली टैक्सी को सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है, जिसकी पहली उड़ान शिमला से मंडी के लिए भरी गई। वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया शिमला से सवार होकर इस हेली टैक्सी में मंडी पहुंचे। मंडी के लोगों में भी इस चीज को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं मंडी के 2 लोगों ने भी इस हेली टैक्सी में सवार होकर धर्मशाला के लिए उड़ान भरी। यमुनानगर में नशा तस्करों की धरपकड़ लगातार जारी है। एंटी नारकोटिक सेल की टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए टीम ने एक युवक को 70 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। टीम के इंचार्ज इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि लेदी गांव के अंदर एक युवक युवाओं को स्मैक सप्लाई करने का काम करता है। उस सूचना के आधार पर टीम गठित की गई और वहां पर छापेमारी की गई। उस युवक के कब्जे से 70 ग्राम स्मैक बरामद की गई। उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि उसकी पहचान सिरसुरली निवासी सरफराज के रूप में हुई है, जो कि रहमिया कॉलोनी का रहने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को किसी प्रकार की नशे से संबंधित कोई सूचना मिलती है तो उसकी जानकारी एंटी नारकोटिक सेल को दी जाए और उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव आज रिवाड़ी पहुंचे और उन्होंने बाल भवन में आयोजित कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। इस मौके पर 40 परिवाद रखे गए, सभी का निपटारा कर दिया गया। इस मौके पर ओम प्रकाश यादव ने किसान आंदोलन समाप्त होने के सवाल पर कहा कि किसान आंदोलन
देर से समाप्त हुआ, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। वहीं उन्होंने प्रदेश में बढ़ती नशाखोरी पर कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से तत्पर है। प्रदेश में जहां पंचकुला में नशा निरोधक कार्यालय खोला है, वहीं प्रदेश के सभी जिले में भी नशा निरोधक कार्यालय खोले जाएंगे। दहेज न देने के चलते एक और बेटी की शादी जहां टूट गई, वहीं मजबूर पिता बेहोश नजर आया है। करीब 1 साल पहले रिश्ता रखने के बाद लड़के पक्ष ने 10 लाख रुपए नगद, गहने और बड़ी गाड़ी की मांग पूरी न होने के चलते रिश्ता तोड़ दिया है। अब मामला थाने पहुंच गया है और लाखन माजरा थाने में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच का विषय है, यह मामला कितना झूठा है या कितना सही। रोहतक जिले के गांव की युवती और भिवानी जिले के वजीना गांव के रवीन के साथ 1 साल पहले रिश्ता हुआ था, लेकिन लड़के वाले की जैसे ही तारीख नजदीक आई, लड़के वाले की मांग बढ़ती गई और उन्होंने लड़की वाले से दहेज की मांग की, लेकिन लड़के वाले ने दहेज की बढ़ती मांग को देखते हुए रिश्ता तोड़ दिया है। हालांकि मामला पुलिस में पहुंच गया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिरथला के गांव पनेड़ा खुर्द में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उसके डर के कारण एक 11वीं क्लास की छात्रा दूसरी मंजिल से गिर गई, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। छात्रा की गलती केवल इतनी थी कि उसने किसी बच्चे को चॉकलेट दिया था, लेकिन छात्रा ने इस बात से भी इनकार कर दिया कि उसने किसी बच्चे को कोई चॉकलेट नहीं दिया। इसी को लेकर जो स्कूल के अध्यापक हैं उसके साथ मारपीट की गई। बच्ची इतनी डर गई कि कमरे से निकलते ही वो भागने लगी और भागकर दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई, जिससे उसे गंभीर चोट आई। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन देखना होगा कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। सार्वजनिक उपक्रम के चेयरमैन सुभाष बराला आज भिवानी पहुंचे थे। भिवानी पहुंच करके उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार की मंशा है कि जो गरीब लोग हैं, जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे लोगों का चुनाव करके उन्हें सरकारी दफ्तरों में ले जाया जाए ताकि उनकी आमदनी को बढ़ाया जाए। क्योंकि उन्होंने बताया कि सरकार ने ऐसे लोगों के लिए मेलों का आयोजन किया है ताकि वो लोग वहाँ पर पहुँच करके अपनी आय को बढ़ाने के लिए सरकार से लोन ले सकें या फिर कार्य शुरू कर सकें। सुभाष बराला ने कार्यकर्ताओं से कहा कि यही नहीं, साथ ही और भी किसी प्रकार की शिकायत हो तो प्रशासन से न्याय दिलवाने के लिए भी कार्यकर्ता आगे आए। वहीं सुभाष बराला ने पत्रकारों से भी बातचीत की और कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री का खुद का निर्णय होगा और मुख्यमंत्री जब चाहेंगे वही मंत्रिमंडल का विस्तार कर पाएंगे।